हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम हेल्थ से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करने वाले एक ऐसे इशू के बारे में जो कि डायबिटीज पेशेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज पेशेंट्स में आप सबने सुना होगा कि पैर में घाव हो जाते हैं और जो ना भरने की वजह से कई बार पैरों को एम्पुटेशन भी करना पड़ता है। ये पेशेंट्स को परमानेंटली डिसेबल कर देता है और ये डिसेबिलिटी ना सिर्फ पेशेंट्स को बल्कि उनके पूरे परिवार को मेंटली और फिजिकली भी अफेक्ट करती है। तो इसीलिए डायबिटीज में होने वाले पेरिफेरल आर्टरी डिजीज के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि डायबिटीज में पीएडी क्यों होता है और इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है और इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी पीएडी क्या होता है। पीएडी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज या साफ खून की नली में जो ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स में लेके जा रही है उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे वो नैरो हो जाती है या कम्प्लीटली बंद हो जाती है। ये ब्लॉकेज अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और प्लाक्स आर्टरी की वॉल में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये ब्लॉकेज ब्लड फ्लो को लिमिट कर सकता है, स्पेशली आपके पैरों में, जिससे पेन, क्रैम्पिंग या दूसरे सिम्टम्स होते हैं। अगर पीएडी सीवियर हो जाए तो ये टिश्यू डैमेज या गैंग्रीन मतलब टिश्यू डेथ भी कर सकता है। ग्लोबली पेरिफेरल आर्टरी डिजीज लगभग 23 करोड़ लोगों को अफेक्ट करती है। तो इसका रिस्क डायबिटीज में क्यों ज्यादा होता है, चलिए अब ये जानते हैं। डायबिटीज आज एक एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। ग्लोबली 50 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, जो कि आने वाले 25 साल में और 50% बढ़ने वाला है। इनमें से 13 करोड़ लोग वो है जिनको पैरों के सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की वजह से है। स्मोकिंग के बाद डायबिटीज पीएडी का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। तो जैसे हमें पता है कि डायबिटीज एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल कॉन्स्टेंटली हाई रहते हैं। तो ये ब्लड शुगर लेवल्स आपके आर्टरी को कैसे अफेक्ट करते हैं, अब ये जानें। डायबिटीज पहले तो हर प्रकार के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है, चाहे वो छोटे ब्लड वेसल्स हो या बड़े। छोटे ब्लड वेसल जैसे रेटिना, किडनी के सेल्स, ग्लोमेरुलाई या नर्व्स को जब वो अफेक्ट करता है तो उसको माइक्रोएंजियोपैथी बोलते हैं। और जब ये हार्ट, ब्रेन या पैरों के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है तो उसको मैक्रोएंजियोपैथी बोलते हैं। इससे आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक या पैरों में डायबिटिक फुट जैसे सिम्टम्स होते हैं। एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स पहले तो हमारे ब्लड वेसल्स की अंदर वाली लाइनिंग, जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, उसे डायरेक्टली डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लाक फॉर्मेशन या एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है। दूसरा, एंडोथेलियम एक नाइट्रिक ऑक्साइड नामक पदार्थ को रिलीज करता है और जब ये सेल डैमेज हो जाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि ब्लड वेसल सिकुड़ने लगते हैं और फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं। तीसरा, हाई ब्लड शुगर लेवल से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ये इन्फ्लेमेशन बढ़ने से ब्लड में कुछ पदार्थ रिलीज होते हैं जिनकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है। डायबिटीज में बॉडी में होने वाले अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स में फैटी प्लाक का डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्लम्प अप होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो नली ब्लॉक हो जाती है और बाद में बंद हो जाती है। तो डायबिटीज ना सिर्फ पीएडी में होने वाले रिस्क को बढ़ाता है बल्कि सिम्टम्स को भी वर्सन करता है। तो चलिए अभी जानते हैं कि पीएडी के क्या सिम्टम्स हमें डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। डायबिटीज पेशेंट ये सिम्टम को ध्यान से सुने और अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क। सबसे पहला सिम्टम होता है क्लॉडिकेशन। इसमें आपको चलने के दौरान लेग्स या थाइज में पेन या क्रैम्पीनेस के सिम्टम्स होते हैं। ये सिम्टम्स सिर्फ आपको चलने के दौरान या फिर एक्सरसाइज करने के दौरान होते हैं और अगर आप रेस्ट करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। वॉक या एक्सरसाइज करते हुए आपकी बॉडी आपके पैरों के मसल्स तक वो खून उतनी मात्रा में नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स दिखते हैं। सीवियर केसेस में पेशेंट्स को बैठे हुए या रात को सोते हुए भी पेन होता है, जिसे रेस्ट पेन बोला जाता है। इसके अलावा पैरों में नमनेस या सुनपन का होना, टिंगलिंग सेंसेशन या वीकनेस जैसे भी सिम्टम हो सकते हैं। कई डायबिटीज पेशेंट्स में पैरों में जख्म या अल्सर्स देखे जाते हैं, जो कि डायबिटीज की वजह से या तो धीरे धीरे बढ़ते हैं या बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। इसे हम नॉन हीलिंग वुंड्स बोलते हैं। ये जख्म आपकी उंगली में, एड़ी में या पैरों के अलग अलग हिस्सों में हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी खून की नली बंद है। ये नॉन हीलिंग वुंड्स अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको एम्पुटेशन या पैर काटने तक की भी नौबत आ सकती है। इसके अलावा कई और सिम्टम्स जैसे पैर का रंग बदलना, नीला या पेल हो जाना या फिर टेम्परेचर बढ़ना या फिर पैर का ठंडा फील होना,
पैर में कम बल होना जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि डायबिटीज में नर्व डैमेज भी ब्लड वेसल डैमेज के साथ साथ चलता है, इसलिए कई पेशेंट्स में शुरुआती की माइल्ड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं और वो पेशेंट डायरेक्टली पैर में घाव के साथ ही आते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो इसके लिए जांच करना बहुत जरूरी होता है। पीएडी के डायग्नोसिस के लिए पहले आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, आपके पैर का रंग का आकलन करेंगे, आपके पैर में ब्लड फ्लो या फिर पल्स की जानकारी लेंगे और घाव को एग्जामिन करेंगे। इसके बाद वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट बोलेंगे जिसमें आपके ब्लड में शुगर की मात्रा का जांच या फिर इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के पैरामीटर्स की जांच करें। इसके बाद वो एक आपको सिंपल बेड साइड टेस्ट बोलने को बोलेंगे जिसको ABI या फिर एंकल ब्रेकिंग इंडेक्स बोला जाता है। ये टेस्ट में आपके हाथ और पैरों में ब्लड प्रेशर का माप लिया जाता है और एक फॉर्मूला की मदद से उसका एक रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। ये रेशियो अगर 0.9 से कम होता है तो इसका मतलब है कि आपके पैरों में खून का फ्लो कम है, जिसकी वजह से आपको पीएडी होने का रिस्क होता है। ये रेशियो सीवियर केसेस में 0.4 तक भी कम हो सकता है। ये सिंपल टेस्ट डायबिटीज में अर्ली स्टेज जब कोई सिम्टम्स नहीं है और ब्लड फ्लो ही कम है उस स्टेज में भी डिजीज को पकड़ने में हेल्प करता है। पर इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये कौन सी पैर की खून की नली में ब्लड फ्लो कम है या नैरो हो गई है उसका पता नहीं लगा। इसके लिए आपको पैरों की अल्ट्रासाउंड या डॉपलर टेस्ट करने को बोला जाता है। डॉपलर टेस्ट में आपके ब्लड वेसल्स को डायरेक्टली विजुअलाइज करते हैं, उसकी ब्लड वेसल्स की मॉर्फोलॉजी, साइज, प्लाक एनालिसिस और कैल्सिफिकेशन को देखा जाता है। उसके बाद ब्लड फ्लो का आकलन डायरेक्टली डॉपलर द्वारा किया जाता है। ये टेस्ट इनिशियल असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है, इसलिए कई बार इसमें कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। इसके बाद आपको पैर की सीटी एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के बाद आपके पैरों का सीटी स्कैन किया जाता है। इसमें एक ही बार में हम आपके दोनों पैरों में आने वाली खून की नली और पेट से जाने वाली खून की नली की जांच करते हैं। इसमें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि ब्लड वेसल्स की मॉर्फोलॉजी, ब्लॉक ब्लड वेसल्स की जानकारी, परसेंटेज कितना ब्लॉक्ड है, लेंथ कितने ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है और रिफॉर्मेशन ऑफ कोलेटरल की जानकारी। ये टेस्ट के अलावा एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसका नाम है DSA एंजियोग्राफी। ये एक इन्वेजिव टेस्ट है, ये भी करना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें आपके हाथ या पैर की खून की नली से जाके डायरेक्टली आपके वो पैर की खून की नली में हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और ब्लड फ्लो की जानकारी लेते हैं। ये टेस्ट में रियल टाइम ब्लड फ्लो, ब्लॉकेजेस और कोलेटरल की जानकारी मिलती है। ये टेस्ट का फायदा ये होता है कि इसमें ब्लॉकेजेस की जानकारी के अलावा हम ट्रीटमेंट भी एक ही सिटिंग में कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स में पीएडी के मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत होती है, जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल में रखना, जिसके लिए आपको ओरल ड्रग्स या इंसुलिन लेने की जरूरत होती है। ये ड्रग्स की मदद से ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना और स्मोकिंग को अवॉइड करना भी काफी जरूरी होता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है पर आपको डायबिटीज को भी चेक में रखने के लिए जरूरी होता है। अर्ली स्टेजेस में जिन पेशेंट को सिर्फ पैरों में दर्द है उनके लिए मेडिकल मैनेजमेंट करके ही उसको मॉनिटर किया जाता है। मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को एंटीप्लेटलेट्स जैसे कि इकोस्प्रिन दी जाती है, जो कि आपको प्लेटलेट्स को चेक में रखती है और वो ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है। कई पेशेंट्स को एंटीप्लेटलेट के साथ एंटीकोएगुलेटिव ड्रग्स जैसे कि रिवारोक्साबेन भी दिए जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड क्लॉट्स बन चुके हैं वो पिघले और ब्लॉक ब्लड वेसल्स में खून का फ्लो इंप्रूव हो सके। इसके अलावा कई पेशेंट्स को ब्लड डायलेटर्स जैसे कि सिलेस्ट्रोजोल भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है उन्हें स्टैटिन्स नामक मेडिसिन दी जाती है जिससे कोलेस्ट्रॉल को कम कर सके। अगर पेशेंट्स को घाव बन रहे हैं और जो कि मेडिसिन देने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो वो केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट जरूरी होता है। उसके अंदर डिब्राइडमेंट या घाव को साफ करना, या फिर अगर घाव काले हो गए हैं या गैंग्रीनस हो गए हैं तो वो भाग को काट देना या एम्पुटेशन करना जरूरी होता है। जब पैर में घाव बन जाते हैं तो मतलब वो सीवियर डिजीज है और वो ब्लड फ्लो को रिस्टैब्लिश करना या रिवैस्कुलराइज करना बहुत जरूरी होता है। इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला सर्जिकल ऑप्शन होता है जिसमें बाईपास किया जाता है, मतलब वो खून की नली जो ब्लॉक हो गई है उसके अराउंड एक वेन या फिर ग्राफ्ट लगाकर वो रोड को बाईपास कर देते हैं। ये एक इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है और इसमें रिस्क ज्यादा होता है। और जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे ही हमारे पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत तरह के उपलब्ध हो गए हैं,
जिससे हम सीवियर केसेस में ब्लॉक्ड आर्टरी को वापस खोल सकते हैं। यह प्रोसीजर्स इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किए जाते हैं, जिसमें एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग और एथरेक्टोमी शामिल। यह प्रोसीजर में सर्जरी के बिना मिनिमली इन्वेजिव वे में एक छोटी सी ट्यूब और वायर द्वारा आपकी खून की नली जो ब्लॉक्ड है उसमें खून का फ्लो वापस रिस्टोर कर दिया जाता है। इससे आपका एम्पुटेशन प्रिवेंट हो जाता है या उसका लेवल चेंज हो जाता है, जिससे डिसेबिलिटी प्रिवेंट की जा सकती है। एंजियोप्लास्टी में हम ब्लॉक खून की नली में एक बलून कैथेटर या गुब्बारे को इन्फ्लेट करते हैं, जिससे कि वो ब्लॉक खून की नली में रास्ता बन जाए। ये टेक्निक में हम या तो प्लेन सिंपल बलून यूज करते हैं या ड्रग कोटेड बलून का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग कोटेड बलून में बलून के अराउंड एक ड्रग कोटिंग का लेयर रहता है, जो कि आपके ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आके रिलीज हो जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल लॉन्ग टर्म तक खुला रहता है। कई केसेस में अगर एंजियोप्लास्टी के बाद भी ब्लॉकेज नहीं ओपन होती है तो उनमें स्टेंट डालने की जरूरत होती है। ये स्टेंट्स भी बहुत तरह के अवेलेबल है, मेटेलिक, बायोअब्सॉर्बेबल स्टेंट या फिर ड्रग कोटेड स्टेंट्स। इसके अलावा अगर ब्लॉकेज ज्यादा है या उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो एंजियोप्लास्टी से हम पहले डीबल्किंग करना जरूरी समझते हैं। मतलब हम एथरेक्टोमी एक प्रोसीजर है जिसको करते हैं। ये डिवाइस एक रेजर की तरह होता है जो आपके ब्लड वेसल के अंदर जाता है और क्लॉटेड मटेरियल को शेव करके बाहर निकाल लेता है और वो ब्लड वेसल को में वापस ब्लड फ्लो रीएस्टैब्लिश हो जाए। ये टेक्निक के अलावा अगर आपके पैर में घाव है तो प्रोसीजर के साथ साथ आपको घाव भरने के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग, वैक्यूम ड्रेसिंग या फिर ऑक्सीजन थेरेपी लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब अंत में हम बात करते हैं कि पीएडी से डायबिटीज में कैसे बचा जा सकता है। पहला होता है डायबिटीज को कंट्रोल में रखना। स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना पीएडी में और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने में सबसे जरूरी होता है। आप अपने ब्लड शुगर को रेगुलरली ट्रैक करें और उसको HbA1c को 7 के नीचे रखें। दूसरा, एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ता है और अगर आपके ब्लड में ब्लॉकेजेस है तो वो कोलैटरल नेटवर्क बन के आपके सिम्टम्स को भी रिड्यूस कर। तीसरा, एक हेल्दी डाइट लेना जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड, शुगर्स, हाई फैट की मात्रा कम हो और फ्रूट, वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट और प्रोटीन्स ले, जिससे कि डायबिटीज आपका कंट्रोल में रह सके और पीएडी का रिस्क भी कम हो जाए। इसके अलावा हेल्दी वेट मेंटेन करना या फिर मोटापे को कम करना, एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन करना से भी पीएडी का रिस्क कम हो सकता है। ये पॉइंट आप जरूर सुनिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक हैं और आप साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो पीएडी होने का रिस्क आप 10 गुना बढ़ा रहे हैं। तो स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में छोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फुट केयर, डायबिटीज पेशेंट्स को पैर में ज्यादातर मार या फिर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, तो जिसकी वजह से नॉन हीलिंग अल्सर्स बनते हैं। क्योंकि डायबिटीज में इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज्यादा रहता है, इसलिए अपने पैर की जांच करते रहना, स्किन को मॉइस्चराइज रखना और प्रॉपर्ली फिटेड क्लोज शूज पहनना जिसमें अच्छा हील सपोर्ट हो वो भी जरूरी हो। तो अगर आपको हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो उसके लिए भी मेडिसिन लेके उसको कंट्रोल में रखना जरूरी। तो आज हमने जाना कि डायबिटीज का पीएडी पे कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए पीएडी का अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बेहद क्रूशियल है, क्योंकि जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है उसके कॉम्प्लिकेशन जैसे कि गैंग्रीन या एम्पुटेशन का रिस्क भी डायबिटीज के पेशेंट में बढ़ जाता है। तो आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, रेगुलर चेकअप करें और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपने डेली रूटीन को अच्छा करें। इसके अलावा अगर आप ब्लड रिस्टोर करना चाहते हैं तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और या फिर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।